चलिए वेलकम। आज हम लोग सैम्पल पेपर करेंगे। आज हम लोग जो है सैम्पल क्वेश्चंस पेपर सीबीएसई 2024 एग्जामिनेशंस बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। आज ये सैम्पल क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चंस होगा, एक एक क्वेश्चंस को हम लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे कि भाई किस तरीके का क्वेश्चंस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है किस तरीके का क्वेश्चंस आता है। ये जो क्वेश्चंस है वो 80 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 3 आवर्स का वक्त मिलेगा। मैं ये क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। मैं इसका आंसर प्रॉपर लिखूंगा नहीं, बाकायदा डिटेल आंसर मैं डिस्कस करूंगा कि इसके आंसर क्या होंगे, इसमें आप कौन सी चीज़ें जो है पुट करेंगे, क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेगी, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला जो बात है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये क्वेश्चंस आप पूरा का पूरा देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा एग्जामिनेशंस का पैटर्न समझ में आ जाएगा। एग्जामिनेशंस में सवाल कैसे कैसे आते हैं, ये पूरा पैटर्न आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी और फिर आप आसानी से जो है इन चीज़ों को आगे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे का सेट, एक और सेट भी हम करवेंगे, 2 सैंपल सेट जो है हम लोग करेंगे एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है सवाल पे आते हैं, दैट इज यहां पे सवाल पे आते हैं। ये है सवाल, देखिएगा सब लोग। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मिडैक्स फार्मा लिमिटेड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ मिडैक्स फार्मा लिमिटेड जो है, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू डिबेंचर्स worth 40 lakhs in order to finance a major research and development project। एक किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है 40 लाख रुपीस जो है बजट डिसाइड किया है कि भैया 40 लाख रुपया जो है बजट होगा उस प्रोजेक्ट के लिए, मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने 40 लाख रुपीस बजट एस्टैब्लिश दिया है। This would increase the debt equity ratio from 1:1 to 2:1। अच्छा जी, ये जो है वो क्या करेगा, हमारे कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो जो है उसको इंक्रीज कर देगा। हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्या था, 1:1 था, मतलब आधा डेट आधा इक्विटी। बट वो जो इक्विटी का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वो जो है वो आगे देखिएगा, इस चीज को क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब यह है कि वो 2:1 हो जाएगा। एट द सेम टाइम इट वुड इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। सेम टाइम में ये अर्निंग पर शेयर को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। हाँ ठीक है जी, याद करिए ये कॉन्सेप्ट किसका है, कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का। ध्यान सुनिएगा इधर, क्योंकि इसके अंदर जो है सबसे पहला जो कंडीशन है, इस कंडीशंस के अंदर क्या हुआ है, इस ध्यान से देखिएगा इसको। इस कंडीशन के अंदर हुआ क्या है, 1:1 कहने का मतलब यह है कि यहां पे जो है जितना डेट है उतना ही इक्विटी है, बट यहां पे डेट को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और डेट को जब बढ़ाया जाएगा तो इसको हमने, याद करिए, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहने का मतलब हुआ कि भाई साहब यहां पे जो है हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करेंगे। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो चीजों को बढ़ाएंगे, आई मीन क्या बढ़ाएंगे, डेट फंड को बढ़ाएंगे। आप अगर अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट फंड को बढ़ाते हैं तो वहां पे जो है आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होगा। द रीजन दैट विल जस्टिफाई द अबव सिचुएशन, ध्यान से सुनिएगा, हाउएवर एट द सेम टाइम इट वुड इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। द रीजन दैट विल जस्टिफाई द अबव सिचुएशन इज, क्या रीजन है, पहला, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज एज द फाइनेंशियल रिस्क विल हायर। भैया क्या ये अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है? नहीं, ये फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है, क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज ये हो रहा है कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को डाल रहे हैं, तो इससे हमारा जो है अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है।
अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज एज ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, नहीं ये बात भी नहीं है, पहला आंसर भी गलत है, दूसरा आंसर भी जो है रॉन्ग है। तीसरा जो है फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज एज डेट इज इजीली अवेलेबल, ये भी बात नहीं है। अच्छा फिर बात कौन सा है? फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, ये फाइनेंशियल लीवरेज फेवरेबल है मेरे भाई, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेट फंड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये फेवरेबल है। एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हायर दैन द कॉस्ट ऑफ डेट, ये फेवरेबल कब होगा? जब आपका कॉस्ट ऑफ डेट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। याद करिए हमने बोला था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है तभी हो सकता है जब आपका रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट पे वो ज्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट से। तो भैया ये वाला आंसर जो है सुटेबल है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, डी विल बी द आंसर ऑफ दैट, यहां पे डी आंसर आएगा और ये डी करेक्ट आंसर। फिर क्योंकि अर्निंग पर शेयर क्या होगा? बढ़ रहा है, ध्यान रखिए फेवरेबल है, ठीक है, और वहां पे ये चीज अर्निंग पर शेयर तभी बढ़ेगा जब जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम होगा, हमारे रिटर्न से कम होगा। ठीक है सर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हाँ, मेंशन क्लीन योर हेयर एंड गेट रीड ऑफ डैंड्रफ इन वन स्क्वीज, द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस इन्वॉल्व, ध्यान रखिएगा हमारा यहां पे क्या बात है? अ बॉटल ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेंशन, उसने क्या किया है? बॉटल पे मेंशन करा है, लिखा है बॉटल पे क्लीन योर हेयर, यूज करने के लिए कैसे इसको यूज करना है? अपने हेयर को साफ करिए एंड गेट रीड ऑफ डैंड्रफ इन वन स्क्वीज, आप जो है एक स्क्वीज में आप अपने डैंड्रफ से निजात पा लेंगे। द प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस इन्वॉल्व, क्या यहां पे ब्रांडिंग हो रही है क्या? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, ब्रांडिंग में तो यूनिक नेम डिसाइड करते हैं, पहला आंसर गलत है। क्या प्रोडक्ट क्वालिटी की बात हो रही है? नहीं, प्रोडक्ट क्वालिटी की भी बात नहीं हो रही है। पैकेजिंग की बात हो रही है? नहीं, पैकेजिंग की भी बात नहीं हो रही है। यहां पे लिखा हुआ है मेंशन, मेंशन मतलब लिखा गया है, उस शैम्पू के जो आपका शैम्पू है ना, वो शैम्पू के बॉटल पे लिखा गया है, वो लिखा गया है कि भैया जो है वो आप एक क्लीन करिएगा और स्क्वीज करिएगा एक हेयर एंड गेट द रीड ऑफ द डैंड्रफ, आप डैंड्रफ से निजात पा लीजिएगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कैसे हम इसको यूज करना है, कैसे हमें वो यूज करना है। इन द सेंस ये किसका पार्ट है? लेबलिंग का पार्ट है। लेबलिंग के अंदर हम अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं। लेबलिंग में हम लोग जो है प्रोडक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग वो जो कंटेनर या पैकेट है, जो शैम्पू का जो डब्बा होगा उसके ऊपर डालते हैं। तो ये हमारा आंसर यहां पे कौन आएगा? डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है with the presence of women in the workforce, अच्छा, there has been a shift towards formal wear, increased demand of electronic gadgets and increase in the demand of cosmetics। क्या हो रहा है? ध्यान सुनिएगा इधर। हुआ क्या है कि जो आज के टाइम में वुमेन्स है, वुमेन को क्या हुआ है? वुमेन आजकल जो है वो जॉब में आ रही है। बहुत सारे वुमेन जो है आज काम करना शुरू की हैं, काम करना शुरू की हैं तो पैसे भी कमाना शुरू करेंगी, इनकम भी आएगा इनका, ठीक है, और इनकम आएगा तो इनकम आने से वुमेन्स के लिए जो फॉर्मल वियर होता है उसका डिमांड भी बढ़ गया है। ऑफिस जाएंगी तो फॉर्मल वियर पहन के जाएंगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी डिमांड बढ़ गया है। घर में रेफ्रिजरेटर, घर में एसी, घर में जो है वॉशिंग मशीन, घर में जो है हेयर ड्रायर, ऐसे कई चीजें जो है वो उसके डिमांड्स मार्केट में बढ़े हैं क्योंकि वुमेन्स के पास पैसे हैं तो वो ये सारी चीजें वो परचेज करेंगी। एंड द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का डिमांड मार्केट में बढ़ा हुआ है क्योंकि आज के टाइम में कॉस्मेटिक परचेज हो रहा है क्योंकि वुमेन्स के पास पैसे हैं तो वो महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स परचेज कर रही हैं। ये जो है एक शिफ्ट है मार्केट के अंदर। द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस, यहां पे बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन से डायमेंशन की बात की जा रही है? अब बताइए,
वुमेन हमारे वर्कफोर्स में इंक्रीज कर रही हैं, वुमेन हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे इन्वेस्ट कर रही हैं, वुमेन जो है हमारे वो अपने कॉस्मेटिक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है वो कौन सा इन्वायरमेंट है बताइए? ये इन्वायरमेंट जो है सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है। दिस इज द सोसाइटल चेंजेस। ये सोसाइटी के उनको मेंटलिटी में चेंजेस आ रही है। वुमेन्स को लोगों को काम करने के लिए भेज रहे हैं, उनके पास पैसे आ रहे हैं, उनका जो इनकम बढ़ रहा है, ये सोशल चेंजेस हो रहा है। इन द सेंस वर्ड कि आंसर जो होगा यहां पे आपका क्या होगा? बी होगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बिल्कुल नहीं है, पॉलिटिकल चेंजेस बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमिकल चेंजेस बिल्कुल नहीं है। तो यहां पे सोशल एनवायरनमेंट की बात की गई है, तो आंसर विल बी द सी। यहां पे सी आंसर आपका आएगा, सॉरी बी आंसर आपका आएगा, दैट इज अ सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नेम द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विच इज इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग रिपीट सेल्स। वो मार्केटिंग के वो फंक्शन बताइए जो रिपीट सेल्स के लिए इफेक्टिव है फ्रॉम द कस्टमर एंड डेवलपिंग अ ब्रांड लॉयल्टी फॉर अ प्रोडक्ट। हमारे कस्टमर्स जो है रिपीटेड सेल करें और हमारे कंपनी के, हमारे ब्रांड का लॉयल्टी मार्केट में क्या हो? बढ़े। वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है जिसके अंदर हमें ये चीजें मिलेगी कि भैया हमारा ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगा, हमें जो है रिपीट सेल्स मिलेगा। वो हमारे लिए जो है वो कैसे पॉसिबल होगा? क्या ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ग्रेडिंग करने से होगा? बिल्कुल नहीं, ये अलग कॉन्सेप्ट है। प्रमोशन से जो है वो क्या हो सकता है? रिपीट सेल्स नहीं हो सकता है। प्रमोशन से रिपीट सेल नहीं होता। प्रमोशन होता है पहली बार सेल्स करवाने के लिए होता है, रिपीट सेल जो है प्रमोशन से नहीं होता है। और हमारे जो ब्रांड का लॉयल्टी जो है, ब्रांड का जो आप कह सकते हैं ट्रस्ट जो है कस्टमर के बीच में, वो प्रमोशन से नहीं बढ़ता है। तो सर कैसे बढ़ता है? सर वो बढ़ता है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज से। अगर आपने प्रोडक्ट परचेज करा है और आपको अच्छा कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मिला है, तो आपको जो है वो क्या होगा? रिपीट सेल में भी हेल्प करेगा। आपको रिपीट सेल में हेल्प करेगा कि भैया उसको लगेगा कि नहीं बहुत बढ़िया, सवाश, क्या बात। और फिर जो है वो सपोर्ट सर्विसेज ये रिपीट सेल में भी हेल्प करेगा और उसका हम आपके माइंड में ना ब्रांड इक्विटी बढ़ जाएगा, आप उस ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाएगा, आप कह सकते हो ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अब एप्पल का नाम सुना होगा आपने। एक बार क्या हुआ कि अभी एप्पल में 5G चल रहा है। मैंने नया नया फोन लिया था, 5G आया था, तो मैं ट्राई कर रहा था 5G कनेक्ट करने का, 5G कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हुआ यार कि कैसा फोन है, 5G करके दे दिया, कनेक्ट नहीं हुआ, ये तो गड़बड़ बात है। मैं थोड़ा सा वो गुस्से में आ रहा था। बट मैंने कस्टमर सपोर्ट को कॉल करा। कस्टमर सपोर्ट ने मेरे को इतने स्मूथली तरीके से हेल्प करा और उसने मेरे मोबाइल के अंदर 5G जो है एक्टिवेशन कर दिया, 5G सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करने थे, सेटिंग्स में हमने चेंजेस करे और हमारा जो है वो परचेज हो वो जो है 5G काम करना शुरू किया। मतलब हमारा एप्पल पे जो है, एप्पल जो कंपनी है, एप्पल फोन बनाने वाली कंपनी आईफोन, उसका ब्रांड लॉयल्टी मेरे माइंड में बढ़ गया। और अब अगर मेरे को दोबारा जिंदगी में फोन खरीदना पड़ेगा तो मैं कौन सा फोन खरीदूंगा? एप्पल ही खरीदूंगा। रिपीट सेल भी होगा क्योंकि अब वो फोन से अच्छा फोन कोई नहीं लगता। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज तगड़ा है, सारी चीजें ऑनलाइन वो कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। वो ऐसा नहीं बोल देंगे कि आपको हाँ ठीक है सर्विस सेंटर में जाके मिलिए, ठीक है, बाकी फोन कंपनी के जैसा कि अरे सर्विस सेंटर में जाके मिलिए, नहीं। वो एप्पल वाले पूरी कोशिश करते हैं कि आपका प्रॉब्लम उसी समय जो है डिस्टेंस रिमोट बैठ के सॉल्व कर दे। अगर वो प्रॉब्लम जो है ऐसा नहीं है कि उसको जाना पड़ेगा जी आपको सर्विस सेंटर में, वो प्रॉब्लम वहीं से डील, आपके पूरे फोन का एक्सेस ले लेते हैं और वो सारे फोन को चेकआउट करके आपके प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारा जो है वो क्या है? कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ये हमारे सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, रिपीट सेल को बढ़ाता है और हमारे ब्रांड के लिए लॉयल्टी भी मार्केट में क्या करता है? बढ़ाता है। ये चीजें यहां पे आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, सेबी कॉल्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड इशू अ सो काउज नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज एंड इट्स ऑफिशियल seeking explanations and conducting audit and inquiry.
विच फंक्शंस ऑफ सेबी इज परफॉर्मिंग। सेबी यहां पे इंक्वायरी कर रही है, सेबी यहां पे नोटिस भेज रही है, सेबी ऑफिशियल्स को जो है वो इंक्वायरी के लिए बुला रही है। तो यहां पे जो है वो कौन सा फंक्शंस ऑफ सेबी किया, सेबी कौन सा फंक्शन कर रही है। याद करिए सेबी का कौन कौन सा फंक्शन था, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन था, एक डेवलपमेंट फंक्शन था, एक रेगुलेटरी फंक्शन था। समझ में आ रही बात। तो ऐसे करके कई फंक्शंस हमारे पास थे। अब बताइए यहां पे कौन से फंक्शन की बात हो रही है। क्या यहां पे कुछ डेवलपमेंट की बात हो रही है क्या? नहीं सर। क्या यहां पे कुछ प्रोटेक्शन की बात हो रही है क्या? नहीं सर। अरे यहां पे जो है जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले लोग हैं ना, उससे सवाल जवाब किया जा रहा है, उनको रेगुलेट किया जा रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? रेगुलेटरी फंक्शन। दैट इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। दैट इज अ रेगुलेटरी फंक्शन। यहां पे रेगुलेशंस किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट पे रेगुलेशंस किसका चलता है? सेबी का चलता है। दैट इज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सेबी का रेगुलेशन चलता है। तो ये हमारा रेगुलेटरी फंक्शन है। क्लियर है पॉइंट? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को जो है आप बताइए। कंपनी ऑफ द ईयर, ये क्या बने हैं? कंपनी ऑफ द ईयर। अब इसका सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस बताइए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, management helps in achieving personal objective, management helps in developing of society, management increase efficiency। आप सोचिए, एक बार सोचिए और सोच करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस। यहां पे देखिए, ध्यान सुनिएगा इधर। यहां पे क्या है? यहां पे 4 लोग खड़े हैं मेरे भाई। एक मार्केट्स वाला बंदा जो है वो वुमेन खड़ी है, एक फाइनेंस का भी खड़ा है, एक प्रोडक्शंस का खड़ा है और एक ह्यूमन रिसोर्स का खड़ा है। ये चारों मैनेजर ने मिलकर के उस कंपनी को कंपनी ऑफ द क्या बना दिया? ईयर बना दिया। इसका मतलब 4 जो है लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। 4 लोग जो है वो अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, 4 लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं और ये चारों लोगों को जो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी आपको दिख रहा है, वो एक्टिविटी जो है वो ग्रुप में होकर के उन्होंने कंपनी को जो है वो आगे बढ़ा दिया। इन द सेंस मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये ग्रुप की बात हो रही है कि सारे लोग मिल करके एज अ टीम काम करके जो है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को क्या करते हैं? अचीव करते हैं। तो यहां पे आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए विल बी द आंसर। राइट आंसर जो यहां पे आएगा वो ए का आएगा। क्लियर है पॉइंट? होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एलोकेटिव फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का एलोकेटिव फंक्शंस क्या है? ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर, अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू द हाउस होल्ड सेक्टर्स, बेटर फंक्शनिंग ऑफ डिपॉजिटरी, डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। यहां पे ध्यान से सुनिएगा। एलोकेटिव फंक्शन, एलोकेशन, फाइनेंशियल मार्केट जो है एलोकेट करता है। एलोकेट मतलब क्या है कि भैया फाइनेंशियल मार्केट जो है वो बेटर अर्निंग हायर रेट ऑफ रिटर्न टू द हाउस होल्ड सेक्टर्स को जो है हायर रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करे। ये इनका जो है फाइनेंशियल मार्केट का एलोकेटिव फंक्शन है कि भैया हम जो है पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाएंगे और फाइनेंशियल मार्केट जो है एलोकेट ये करेगा कि हाउस होल्ड सेक्टर्स को जो है हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। हाउस होल्ड सेक्टर्स को जो है वो क्या होगा? हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। जो ये है कि यहां पे जो है सेवर्स के पैसों को फाइनेंशियल मार्केट जो है अपने पास लेता है, फाइनेंशियल मार्केट लेता है और उसको जो है वो इंडस्ट्री को एलोकेट करता है और इंडस्ट्री उसको जो पैसा कमा के देती है वो सेवर्स को वापस करता है। इन द सेंस इट इज अ एलोकेटिव फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है फाइनेंशियल मार्केट का एलोकेटिव फंक्शन है। तो आंसर जो होगा यहां पे कौन सा होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक हमारा केस स्टडी आ गया। आईएनडी डेक्चेम लिमिटेड इज अ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है जी। प्रोड्यूसिंग डाइज एंड पिगमेंट्स बोथ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ठीक है, डाइज बनाता है, पिगमेंट्स बनाता है, डोमेस्टिक में बेचता है, इंटरनेशनल में भी बेचता है। मार्केट, इट हैज एंजॉयड अ कंसीडरेबल मार्केट शेयर्स। ये मार्केट शेयर्स भी इसका अच्छा है।
अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, बहुत लोगों को बेच रहा है, बट लेटली इट हैज बीन फेसिंग अ प्रॉब्लम, इनको एक प्रॉब्लम हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टारगेट सेल एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये टारगेट सेल नहीं कर पा रहे हैं और कस्टमर सेटिस्फाइड इनका नहीं है। दिस इज ड्यू टू द रीजन द न्यू entrants have emerges with a better technology and competitive pricing। इसलिए क्योंकि ये क्या है, क्योंकि न्यू जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आ गए हैं, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ आ गए हैं, बेटर कॉम्पिटिशंस के साथ आ गए हैं, बेटर प्राइसिंग के साथ आ गए हैं। द चेयरमैन ऑफ द कंपनी जो है वो एड्रेसेस दिस इशू इन द डिपार्टमेंटल मीटिंग। जो कंपनी का चेयरमैन है वो डिपार्टमेंटल मीटिंग में इस प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा है, वो एड्रेस कर रहा है। द प्रोडक्शन हेड्स मिस्टर Kumble advised the chairman to revamp the system and take immediate necessary action to rectify the problem। उसने कहा कि भैया आपको ये चीज़ अभी सिस्टम को एकदम से बदलना पड़ेगा और हमें जो है करेक्टिव नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए, सो दैट अ सेल्स आर अचीव्ड एज पर द प्लान, ताकि हमारा जो सेल्स है वो एज पर द प्लान अचीव हो जाए। आइडेंटिफाई द रेलेवेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस हियर। बताइए बताइए बताइए, यहां पे कौन से मैनेजमेंट फंक्शन डिस्कस किया जा रहा है? यहां पे कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन डिस्कस किया जा रहा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। यहां पे कौन से, क्या यहां पे ऑर्गेनाइजिंग की जा रही है? नहीं, यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअली? यहां पे पता है क्या हो रहा है? प्लान परफॉर्मेंस को ना एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जो हमने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा नहीं हो रहा है, और फिर उसके रीजंस को फाइंड आउट किए जा रहे हैं, और फिर रीजंस को फाइंड आउट करके करेक्टिव मेजर्स लेने की बात की जा रही है। टोटल जो बात है वो कौन सा फंक्शंस का है? कंट्रोलिंग फंक्शन का है। याद करिए कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर क्या करते हैं? कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर यही तो करते हैं कि प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद हम उसको रीजन को फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई डेविएशन आ गया, अगर वो प्लान परफॉर्मेंस हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? रीजन फाइंड आउट करते हैं डेविएशंस का, और फिर उस डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तो ये जो फंक्शन यहां पे डिस्कस हो रहा है वो फंक्शन है कंट्रोलिंग का। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। हाँ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अच्छा, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपको एज फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ध्यान सुनिएगा। इफ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट in the short run, it should charge the maximum price for its product। अच्छा, ये क्या बोला? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने बोल रहा है आपको। करेक्ट नहीं, ध्यान रखिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। इफ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है और वो भी शॉर्ट रन में, तो भैया आपको क्या करना चाहिए? आपको प्राइस को हाई रखना चाहिए, क्योंकि कम समय में पैसा कमा के निकल जाइए, बाद में फिर आपको पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे पता नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा आपका। दूसरा है, इफ अ फर्म ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर मार्केट शेयर, अगर आपको ऑब्जेक्टिव मार्केट शेयर कैप्चर करना है, मैक्सिमम कस्टमर बनाना है, इट शुड कीप लो प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर आपको जो है मार्केट शेयर्स कैप्चर करनी है तो आपको प्राइस को लो रखना पड़ेगा, और ये जियो ने करा था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, इफ अ फर्म वांट्स टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी अटेन करनी है, लीडरशिप अटेन करनी है, इट शुड बी चार्ज लोअर प्राइस। नहीं, अगर आपको प्रोडक्ट क्वालिटी अटेन करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड R&D में आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको क्वालिटी मेंटेन करने में जो है कॉस्ट ज्यादा लगेगा, और जब कॉस्ट ज्यादा लगेगा तो प्राइस क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा प्राइस रखना पड़ेगा। यहां पे आप लो प्राइस की बात कर रहे हैं, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपका आंसर मिल गया। कौन सा आंसर होगा? आंसर जो होगा वो होगा आपका सी आंसर होगा। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा इधर। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए, रीजन आर
चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो। 10th में से आपको जो है वो करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। पहला है असर्शंस में ए है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन ए, रीजन आर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द दोज गिवन बिलो। ध्यान रखिएगा, पहला असर्शन ये है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यस इट इज अ करेक्ट। दूसरा रीजन ये है, फॉर मैनेजमेंट बोथ इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नीड टू बी बैलेंस्ड। ओके, मतलब क्या, बोथ असर्शन ए एंड द रीजन आर द ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। यहां पे क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इधर 10th नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिएगा और क्वेश्चन को समझ करके जो है हम लोग आंसर निकालेंगे। यह कह रहा है मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज अ असर्शन, और उसका रीजन जो है वो दे रहा है, फॉर मैनेजमेंट बोथ इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नीड टू बी बैलेंस्ड। नहीं भाई साहब, ध्यान रखिएगा, इफिशिएंसी यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करें, इट इज नॉट, बट इसका जो रीजन है, ये स्टेटमेंट असर्शन जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बट उसका जो रीजन है, जो आर है, ये जो है रीजन नहीं है। फॉर मैनेजमेंट बोथ इफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस नीड टू बी बैलेंस्ड, ये इसका रीजन सही नहीं है। इन द सेंस व्हाट, कि यहां पे जो है इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बैलेंस हमारे इफिशिएंसी को लेकर के जो है नहीं आ रही है, तो यहां पे ये रीजन इसका करेक्ट नहीं है। असर्शन स्टेटमेंट सही है, बट रीजन इसका, उसका एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन आंसर है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, दोनों रीजन ट्रू है, दोनों ट्रू है, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, ये ऐसा नहीं है। बोथ क्वेश्चन क्या है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, हाँ बिल्कुल दोनों जो है वो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, बट एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, बट ये जो रीजन आर है वो असर्शंस का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। सी क्या है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ऐसा भी गलत है। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, ये भी गलत है। तो आंसर जो है आपका क्या आएगा, यहां पे बी निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, आगे बात करते हैं। Concentrations of decisions making functions at the apex of the management hierarchy is called. Concentrations of decisions making function, सारा डिसीजंस मेकिंग फंक्शन जो है कॉन्सेंट्रेट है कहां, टॉप लेवल मैनेजमेंट, अपेक्स मैनेजमेंट हायरार्की पे है। इट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, इट इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। अगर पूरा का पूरा डिसीजंस मेकिंग जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, इट इज अ कंप्लीट अ सेंट्रलाइजेशन। क्लियर है पॉइंट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ये 10 क्वेश्चंस कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते। 11 क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, सम एम्प्लॉइज हैव बीन असाइन्ड द जॉब ऑफ मेजरिंग द आउटपुट इन एन ऑब्जेक्टिव। सम एम्प्लॉइज हैव बीन असाइन्ड, एक एम्प्लॉय को असाइन किया गया है एक जॉब जहां पे आउटपुट को मेजर करना, आउटपुट इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल वे, अच्छे तरीके से और रिलायबल वे में आउटपुट को मेजर करना है। दे आर अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स फॉर द अचीविंग दिस एम, इस एम को अचीव करने के लिए वो डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सम ऑफ दीज आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, वो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस को भी इस्तेमाल कर रहा है, सैंपल चेकिंग का इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, दे आर आल्सो कीपिंग द यूनिट्स ऑफ मेजर सेम एज दैट ऑफ द यूनिट्स ऑफ द स्टैंडर्ड, जो यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड से उसी यूनिट्स ऑफ स्टैंडर्ड से वो आउटपुट भी मेजर कर रहा है। नेम द स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस अप्लीकेबल इन द अबव पैराग्राफ। कंट्रोलिंग का काम चल रहा है, यहां पे क्या किया जा रहा है, डेविएशन को एनालाइज किया जा रहा है, नहीं। कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स या मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहां पे एक्चुअली जो है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो है यहां पे
एनालिसिस नहीं होता, डेविएशन का एनालिसिस नहीं हो रहा है, यहां पे हम लोग आउटपुट मेजर कर रहे हैं कि भैया आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड्स के यूनिट में आउटपुट मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब यहां टोटल जो काम हो रहा है वो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा, राइट। डी विल बी द आंसर कि भैया यहां पे हम लोग आउटपुट को मेजर कर रहे हैं, तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग, ध्यान सुनिएगा, स्टेटमेंट फॉर प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। स्टेटमेंट 1 ये है, फॉर प्रोडक्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स द वेयर हाउसेज आर लोकेटेड नियर टू द मार्केट। यहां पे कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसको स्टोरेज करने के लिए जो वेयर हाउसेज होनी चाहिए वो मार्केट के नजदीक में होनी चाहिए। स्टेटमेंट 2 है, हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू द कस्टमर बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल आल्सो बी हाई। ध्यान रखिएगा, हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू कस्टमर। यस, अगर इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो आप कस्टमर को अच्छे तरीके से सर्व कर पाओगे, कस्टमर को कभी स्टॉक आउट वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, बट यहां पे जो कैरिंग कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहां पे ये पूछ रहा है कि क्या स्टेटमेंट जो है, दोनों स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो दोनों स्टेटमेंट है, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये बातें यहां बात कर रही है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब ध्यान सुनिएगा, पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉर प्रोडक्ट requiring long term storage like agriculture products the warehouses are located near to the market। yes, होना चाहिए, ये near to the market होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है भाई, ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट है हायर द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री को ज्यादा रखेंगे तो उससे हमारा हायर लेवल विल बी द लेवल ऑफ सर्विस टू द कस्टमर। ऐसा होगा क्या, इन्वेंट्री ज्यादा रखने से कस्टमर को सर्विसेज ज्यादा मिल पाएगा, ऐसा है क्या? इन्वेंट्री रखने का तरीका यह है कि इन्वेंट्री जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, न ज्यादा होनी चाहिए न कम होनी चाहिए, इतना होना चाहिए। आप फोरकास्ट करिए, डिमांड को मार्केट में फोरकास्ट करिए और इतना इन्वेंट्री आप लाइए कि ना स्टॉक आउट हो और ना आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाए। बट अगर इन्वेंट्री लेवल आप क्या कहते हैं बढ़ाएंगे, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल आल्सो बी हाई, कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री हाई रखने से कस्टमर हमारा खुश हो जाता है, कस्टमर को सर्विस अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। समझ में आ रही बात? हमारा जो है कस्टमर, क्योंकि अगर कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उस कैरिंग कॉस्ट का जो कॉस्ट है वो आप कस्टमर पे ही डालोगे, कस्टमर से हाई प्राइस चार्ज करोगे। तो भाई साहब यहां पे ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। मतलब पहला ऑप्शन क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज जो है वो क्या कर रहा, फॉल्स। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। यहां पे ध्यान से सुनिएगा इधर। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? आंसर निकल के यहां पे यह आ रहा है कि भाई साहब ये जो है स्टेटमेंट 2 जो है, ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है, करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो क्या है, करेक्ट है। और स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। क्योंकि गलत कैसे है? क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का स्टोरेज बनाना है आपको तो उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो है स्टोरेज जो है वो मार्केट के नजदीक ही होना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई जो है वो बहुत जरूरी नहीं है। अब जो है आप अपने क्या कहते हैं जहां प्रोडक्शन होता है उसके नजदीक भी वेयर हाउसेस बना सकते हैं। मतलब आपका ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या है, अ स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो आंसर विल बी द बी। इसका 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पे जो है वो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भैया ठीक है, हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, हायर लेवल ऑफ द लेवल ऑफ सर्विसेज, स्टॉक आउट नहीं होगा प्रॉब्लम, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग आउट टू द इन्वेंट्री विल आल्सो बी हाई। यहां पे जो है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री भी हाई हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी एक एक्सटेंट तक सही है कि भैया कस्टमर को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी स्टॉक आउट वाली दिक्कत नहीं आएगी। ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है वो भाई साहब
ऑब्वियसली रखना पड़ेगा ताकि जो है कस्टमर के साथ स्टॉक आउट वाला प्रॉब्लम ना आए, कस्टमर जब भी प्रोडक्ट डिमांड करे आप उनको प्रोडक्ट सप्लाई कर सको। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, तो आंसर विल बी द बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आइए 14 पे बात करते हैं। मिस्टर विवेक इज वर्किंग एज द जनरल मैनेजर ऑफ ओसिन होटल्स लिमिटेड। ठीक है जी। Mr. Vivek observed that government was taking a special interest in the tourism industry. Okay. As this sector is an important source of foreign exchange. यहां पे ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट आजकल जो है वो इंटरेस्ट ले रही है। किस चीज पे इंटरेस्ट ले रही है? टूरिज्म पे इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कमाने का एक तरीका हो सकता है। Employment promotions. On the basis of this news, the company decided to set up hotels at several tourist places. Osin Hotel Limited established 50 hotels before other companies considered this issue. ध्यान रखिएगा, ये जो होटल वाले जो है वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज को एनालाइज कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली क्या ले रहे हैं? फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं। Very soon this brand Osin Hotel Limited becomes well known in the market. Identify the importance of business environment described here. पहला इंपॉर्टेंस यहां पे क्या निकल के आ रहा है? ध्यान सुनिएगा। It enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा रहे हैं, ये हमारे भाई साहब जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा रहे हैं। ये बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करके जो सरकार जो है वो टूरिज्म को डेवलप कर रही है, उसके चक्कर में उन्होंने फटाफट जो है काम किया, स्टेप लिया, 50 होटल्स बना दिया और उसकी वजह से अदर कंपनी सोचते रह गई और इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया और ये इनका होटल बिजनेस के एक बड़ा ब्रांड बन के आ गए। इसका मतलब जो बिजनेस इन्वायरमेंट को आप एनालाइज करोगे तो ये आपको और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा और आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देगा। ये हम यहां पे आएगी। नेक्स्ट, नेम द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट एक्ट एज अ मींस फॉर ट्रांसलेटिंग प्लान्स इनटू द एक्शन। प्लान को एक्शन में कौन सा फंक्शन लेके आती है? जल्दी से बताइएगा। प्लानिंग में प्लान बनाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में स्ट्रक्चर बनाते हैं और कंट्रोलिंग में हम लोग जो है वो क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। डायरेक्टिंग फंक्शन है वो प्लान को क्या में डालता है? प्लान पुट इनटू द एक्शन। प्लान को एक्शन में डालता है कौन सा फंक्शन? डायरेक्टिंग फंक्शन। तो आंसर विल बी 15 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर विल बी बी ऑप्शन होगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेटमेंट 1, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट विद द प्रोसेस ऑफ डीमैटेरियलाइजेशन। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट। अच्छा, फिजिकल सर्टिफिकेट जो है वो कन्वर्टेड होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। ये उल्टा लिख दिया भाई। इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग जो है उसको कन्वर्ट कर रहा है किस चीज में? फिजिकल सर्टिफिकेट में, तो इसको बोलते हैं मैटेरियलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को डीमैटेरियलाइजेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, there is a no danger of the theft, loss or forgery of shares certificate in the dematerialization. अगर आप शेयर सर्टिफिकेट को जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेके चले आओगे तो चोरी का डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही। खोने का डर भी खत्म हो जाएगा, फॉर्जरी का डर भी खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। डुप्लीकेशंस नहीं होगा। मतलब पहला सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है। आंसर देखिए, ए क्या बोल रहा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। बिल्कुल, ये ऑप्शन हमारा आउट हो गया। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। यस, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। आंसर विल बी द बी। इसका आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। और सी देखिएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू ऐसा नहीं है, बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स ऐसा भी नहीं है। तो यहां पे क्या होगा? आंसर जो होगा हमारा वो कौन होगा? बी होगा आंसर करेक्ट। आगे बढ़ते मेरे भाई लोग, बढ़ो सर बढ़ो। आइए इधर। हाँ, पेस इज ए रिक्वायर्ड PACE is required chartered accountant firm. PACE is a reputed chartered accountant firm. Which renders services to the MNCs. एक PACE करके कंपनी है, वो बहुत ही reputed, बहुत ही well known chartered accountant firm है. The chartered accountant of the firm are required to travel to Delhi to NCR for which they use company's car. उसके लिए वो कंपनी के कार यूज करते हैं.
द फर्म डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट्स पेट्रोल कार इनटू द इलेक्ट्रॉनिक कार्स. अच्छा, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी लाइफ ऑफ द पीपल. वेरी गुड. हमारी कंपनी के लोग जो है दिल्ली से एनसीआर में जाते थे. दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम है, तो ये कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन बहुत होता है, तो हम लोग जो पेट्रोल कार है उस कार को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक कार में, ताकि पॉल्यूशन नहीं होगा. मतलब ये जो कंपनी है चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली फर्म है, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कर रही है, वो पॉल्यूशंस को रिड्यूस कर रही है. राइट, ठीक है. क्वालिटी ऑफ द लाइफ. आइडेंटिफाई द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. यहां पे कौन से बिजनेस इन्वायरमेंट की बात की जा रही है? पॉलिटिकल. पहली बात पॉलिटिकल है, नहीं, यहां पे पॉलिटिकल नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल की बात ही नहीं है. दूसरा लीगल है, लीगल की भी बात नहीं है. तीसरा क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजिकल की बात करें क्या? टेक्नोलॉजिकल की बात करें, टेक्नोलॉजिकल एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें, यहां पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की भी बात नहीं है. ठीक है, यहां पे जो बात है वो है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, यहां पे जो बात है वो पॉलिटिकल की बात यहां पे बिल्कुल नहीं है, तो पॉलिटिकल वाला ये ऑप्शन भी कट गया. लीगल की भी बात नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया. फिर यहां पे पॉलिटिकल आ गया तो ये ऑप्शन भी कट गया. हमारा डी होगा सोशल हो रहा है क्योंकि हम जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल को इंप्रूव कर रहे हैं, और साथ में जो है टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो रहा है कि पेट्रोल कार को जो है हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं. किस चीज़ पे कन्वर्ट कर रहे हैं? वो हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक कार में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 जो हमने डील करा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है. अगर मैं 18 नंबर क्वेश्चंस की बात करूं कि 18 नंबर क्वेश्चंस क्या है, देखिएगा. मैच द फॉलोइंग टूल्स ऑफ प्रमोशन विद देयर एक्सप्लेनेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस. मैच द फॉलोइंग टूल्स ऑफ प्रमोशन एंड यूज देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इसकी बात थोड़ा हम लोग करते हैं, आइए ध्यान से सुनिएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चंस. ओके, आइए देखिए. A, it is undertaken by some identified person, company who makes efforts and bears the cost of it. Who bears the cost of it. ध्यान रखिएगा. It is undertaken by some identified person, company who makes efforts and bears the cost of it. याद करिए, मार्केटिंग के अंदर एक टॉपिक था जिसमें था एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट इज टेकन बाय सम आइडेंटिफाइड पर्सन या कंपनी, और वो उसका कॉस्ट भी बियर करेगा. इसका मतलब पहला जो मैच होगा वो किसके साथ मैच होगा? एडवर्टीजमेंट के साथ मैच होगा, इन द सेंस 3. तो आइए, ए जो होगा वो किसके साथ मैच करेगा? 3 के साथ मैच करेगा. ये पहला मैचिंग, ये रेडी. दूसरा, it plays an important role at the awareness stage and develop product preference with the aim of making sales. ध्यान रखिएगा, it plays an important role at the awareness stage. awareness stage के ऊपर जो है ये क्या होगा? important role play करेगा. and develop product preference with the aim of making sale. ठीक है, यहां पे अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा. अवेयरनेस क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस क्रिएट करने का मतलब होता है मार्केट में जो है आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बढ़ाई जाएगी. ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टेज पे. अवेयरनेस इन द सेंस नया अगर कोई कंपनी है उस स्टेज पे बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो जो है प्रोडक्ट जो है डेवलप प्रीफरेंस विद द एम ऑफ मेकिंग सेल्स. ये जो है प्रोडक्ट को बेचते हैं, और ये नया जब कंपनी खुलता है तो आपके पास बेटर ऑप्शन ये है कि पर्सनल सेलिंग करेंगे. जहां पे जाकर के जो है वो आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों में उस प्रोडक्ट के बारे में. एंड डेवलप प्रोडक्ट प्रीफरेंस, हम उनके फीडबैक के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बनाएंगे. ठीक है, मेकिंग सेल्स करने के लिए जो है वो प्रोडक्ट उनके अनुसार बनाएंगे. तो ये हमारे पास पर्सनल सेलिंग वाली बात आएगी. तो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? बी का आंसर क्या आ रहा है? ध्यान सुनिएगा, बी का क्या है? 1. बी का क्या है? 1. बी का हम लोग क्या लेंगे? 1 लेंगे. सी पे आइए. इट हेल्प्स इन मैनेजिंग पब्लिक ओपिनियन एंड कंपनी रिलेशन विद द पब्लिक ऑन रेगुलर बेसिस. ये भैया है हमारा पब्लिक रिलेशन. इसका मतलब सी का क्या होगा? 4. सी का क्या होगा? 4. ठीक है जी, सी का 4 होगा. और ऑब्वियसली डी है तो डी का बचा 2. तो ये कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है?
ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या? ए का 3 ठीक है, बी का 1 ठीक है, सी का 4 ठीक है, डी का 2 ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि सारे जो मैचिंग वाले कॉन्सेप्ट है वो वहां पे हमारा मैच कर रहा है, तो इसका आंसर जो होगा 18 का ए होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ रेलिवेंट फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट एज अ साइंस। ये मैनेजमेंट एज ए साइंस का रेलिवेंट फीचर नहीं है। प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ये तो है। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ये भी है, ठीक है जी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये साइंस के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं है, ये आर्ट्स के लिए अप्लाई होता है, ये आर्ट्स के लिए अप्लाई होता है। और ये जो है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये भी साइंस के लिए अप्लाई होता है। तो आर्ट्स के लिए कौन सा है? सी है, तो वो सी जो है वो क्या है? अप्लाई नहीं, इट इज नॉट रेलिवेंट फीचर है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। मतलब ये जो है कि कौन सा साइंस के लिए रेलिवेंट फीचर नहीं है, तो सी विल बी द नॉट ए रेलिवेंट फीचर फॉर द साइंस बिकॉज इट इज अ रेलिवेंट फीचर फॉर द आर्ट्स, राइट। चलिए जी, ओके रिपोर्ट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पे। द एम ऑफ द डेमोनेटाइजेशन वाज नॉट टू, ये डिमोनेटाइजेशन का एम नहीं था, ध्यान रखिएगा। मैं 4 पॉइंट से इसके अंदर बोला डिमोनेटाइजेशन, ये नोटबंदी का ये एम नहीं था। कर्ब करप्शन था भाई, ये तो था, बिल्कुल था, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। रिड्यूस द प्राइजेस ऑफ रियल एस्टेट्स, विथहोल्ड द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, ये तो बिल्कुल था, ब्लैक मनी को एक्यूमुलेशंस को रोकने के लिए। काउंटरफीट द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशंस नोट्स ऑफ द इलीगल एक्टिविटी, ये भी था। सरकार कभी ऐसा कर सकती है क्या कि भैया हमें जो है रियल एस्टेट का प्राइस कम कर देना है, इसीलिए हम डिमोनेटाइजेशंस कर देते हैं? नहीं भाई, ये सवाल नहीं उठता है। ये डिमोनेटाइजेशंस का जो है ये कभी जो है एम नहीं था कि भैया रियल एस्टेट का प्राइस गिरा देना है, नहीं नहीं नहीं। उनका एम था करप्शन को कर्ब करना है, ओके। उनका एम था कि भैया जो है विथहोल्ड द एक्यूमुलेशंस ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी के एक्यूमुलेशंस को रोकना है, हाँ ये भी था। और उनका ये भी था काउंटरफीट द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स, हाई डिनोमिनेशन नोट जो है 2-2000 जो है वो जो आप कह सकते हैं कि जो इलीगल एक्टिविटीज को फंडिंग करने वाली जो बात थी उसको रोकने के लिए किया गया था, टेररिज्म को रोकने के लिए किया गया था। तो ये था हमारा इसका आंसर 20 का क्या होगा? आंसर विल बी द व्हाट, हाँ ए बी आंसर होगा इसका, क्योंकि ये जो है रियल एस्टेट को रोकने के लिए नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया डिटेल आंसर, डिटेल आंसर आ गया। डिटेल आंसर क्या कह रहा है? कैप्चा लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी इन विच ऑल द एम्प्लॉइज, एक कैप्चा लिमिटेड है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इन विच ऑल द एम्प्लॉइज लर्न various ways of dealing with diverse situation. Capcha Limited, construction company in which all the employees learn various ways of dealing the diverse situation from their seniors. ठीक है जी, सीनियर से जो है अलग अलग सिचुएशंस को डील करने के लिए वो सीखते हैं। कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ठीक है, कंपनी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भी उनको देती है। दिस हेल्प्स द एम्प्लॉइज टू ग्रो एंड डेवलप देयर एबिलिटी, ये भी अच्छी बात है, उनकी एबिलिटी बढ़ती है, वो अपने डेवलप करते हैं एम्प्लॉइज को। द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव्स एज अ रिस्पॉन्सिबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी, ये भी अच्छी बात है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कंस्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है एंड ऑलवेज क्रिएट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, इट हैज ए पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट, बहुत बढ़िया। द ट्रेनिंग मॉडल्स आर द एक्सेलेंट, वो भी बहुत बढ़िया। एंड द एम्प्लॉइज ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट यूनिक वेज ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, ये भी बहुत बढ़िया, ठीक है जी। दिस हैज हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू एडजस्ट स्मूथली। आइडेंटिफाई द स्टेट द 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड हियर। यहां पे मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंस की बात की जा रही है कि मैनेजमेंट के कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंस जो है यहां पे हाईलाइट किए जा रहे हैं। एक बात बताओ भाई, ये कह रहा है, ध्यान सुनना इधर, कौन कौन सी बात है? पहली बात है कि ये इंप्लॉइज पर ध्यान दे रहा है, एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम्स को डील करता है, एम्प्लॉइज को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, एम्प्लॉइज को ग्रो और डेवलप करने में हेल्प भी करता है। इसका मतलब ये जो एक इंपॉर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल्स, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये वाला पॉइंट आ जाता है। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रहा है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रहा है, ये आपका ये पहला पॉइंट बन जाता है। दूसरा है
ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा है, इट हैज पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट, ट्रेनिंग मॉडल्स इनका अच्छा है, एक्सेलेंट है एम्प्लॉइज के लिए, ये सब जो है। तो ये जो यहाँ पे जो दूसरा जो आएगा वो आएगा इट मैनेजमेंट हेल्प्स इन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ये काम कर रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंस ये आ जाएगा कि भैया ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वेज ऑफ प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को भी चेंज करता है। तो इट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट या क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो क्या कर रहा है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर रहा है। ये जो है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा है इन द सेंस व्हाट कि भैया जैसे जैसे चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है ये अपना सिस्टम भी चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के 3 पॉइंट्स आएंगे कि भैया 3 इंपॉर्टेंस आएंगे। एक इंपॉर्टेंस ये है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द सोशल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड मैनेजमेंट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक। डायनेमिक होना बहुत जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर डायनेमिक नहीं होगा तो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो 21 नंबर क्वेश्चंस में आपको 3 ही बातें लिखनी है, तीनों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉइज की बात की गई है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द सोशल ऑब्जेक्टिव क्योंकि यहाँ सोसाइटी की भी बात की गई है, और मैनेजमेंट हेल्प्स इन द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे डायनेमिक इन्वायरमेंट की, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की भी बात की गई है। तो यहाँ पे आंसर ये कुछ इस तरह आएगा, ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22, स्टेट एनी 3 रीजंस as why controlling is regarded as a indispensable functions of the management। कंट्रोलिंग को indispensable functions of management बोला जाता है। कंट्रोलिंग जो है वो indispensable functions कहने का मतलब इसको आप अलग नहीं कर सकते भाई साहब। तो अगर कहीं सवाल ऐसा है कि ये बहुत जरूरी है, इसको अलग नहीं कर सकते हैं, इसके बिना काम ही नहीं होगा, क्यों काम नहीं होगा? सवाल है क्यों काम नहीं होगा? कुछ नहीं करना मेरे भाई, इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, इसके आंसर में आप जो है कंट्रोलिंग का जो है वो क्या कर दीजिए, एडवांटेज लिख दीजिए। कंट्रोलिंग का जो एडवांटेज है ना 5 पॉइंट्स, आप 5 पॉइंट्स कंट्रोलिंग के एडवांटेज को एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि अगर कंट्रोलिंग के एडवांटेज लिख देंगे तो इसका मतलब ये सवाल क्या कर रहा है समझना, ये कह रहा है कि वाई कंट्रोलिंग इज रिगार्डेड एज ए इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट से अलग होने जैसा फंक्शन या मैनेजमेंट से बिल्कुल मैनेजमेंट को अलग होने वाला फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस को दिखा रहा है। क्यों जरूरी है? तो उसके इंपॉर्टेंस वाला 5 पॉइंट लिख दीजिए ना भैया कि कंट्रोलिंग इस चीज के लिए जरूरत है। 3 पॉइंट्स बोल रहा है तो 3 रीजंस लिखे, 3 पॉइंट्स लिख दीजिए कि कंट्रोलिंग जो है इन चीजों के लिए जरूरी है। जैसे कंट्रोलिंग जो है वो मेजर करने के लिए जरूरी है कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमारा हुआ कि नहीं है। कंट्रोलिंग जो है करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए भैया कि भैया गुड क्वालिटी जो है वो चीजें बन रही है, उसके लिए बहुत जरूरी है। कंट्रोलिंग जो है वो एक जो है आप कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए जरूरी है। तो ऐसे आप 3-4 इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो यहां पे ये आंसर यहां पे बन जाएगा कि कंट्रोलिंग के एडवांटेज यहां पे आपको लिखने हैं। आगे है और इसमें एक और क्वेश्चन है, इन्यूमरेट्स एनी 3 एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच हैज यूज्ड बाय द मैनेजरियल इन द एनालिसिस डेविएशन। इसमें एक और अदर ऑप्शंस करके है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के पॉइंट जो है लिखने। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहने का मतलब हर चीज का मैनेजमेंट मत करिए, हर चीज का मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हर चीज का मैनेजमेंट करने जाएंगे तो किसी भी चीज का मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है यहां पे 3 एडवांटेज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के 3 एडवांटेज जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, वो भी कंट्रोलिंग चैप्टर से ही, ये भी क्वेश्चन जो है वो कंट्रोलिंग चैप्टर से ही, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। यहां पे दो कॉन्सेप्ट था, उसमें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो फायदे आपको यहां पे लिखना है। वहां पे फायदे हो सकते हैं कि भाई जो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करने से समय बचेगा। पहला क्या होगा, इट सेव द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। हर चीज को आप मैनेज करने नहीं जाएंगे तो आपके समय बचेंगे, टाइम बचेंगे। ठीक है, रूटीन प्रॉब्लम्स को आप लेफ्ट आउट कर दीजिए, रूटीन प्रॉब्लम को लेफ्ट टू द सबऑर्डिनेट्स। आप सीनियर लोग रूटीन प्रॉब्लम्स को डील नहीं करेगा, छोटे छोटी चीजों को डील नहीं करेगा, वो सबऑर्डिनेट्स को दे दीजिए, सबऑर्डिनेट्स उसको डील करेगा। तो सबऑर्डिनेट उन चीजों में सीखेगा भी, लर्न भी करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर प्लेस एन ऑर्डर विद द ब्रोकर बाय यहाँ पे क्या है, इट आइडेंटिफाई क्रिटिकल प्रॉब्लम विच नीड्स टू टाइमली एक्शन। और यहां से आप जो है क्रिटिकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया हमारा
कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे अभी एक्शन लेने की जरूरत है। हर चीज को जो है वो सही करने की जरूरत के चक्कर में जो है आप कुछ भी सही नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे आप ये देखेंगे कि कौन सा एरिया है जहां पे हमें काम करने की जरूरत है, तो यहां पे ये चीजें आपको निकल के आएगी। यहां पे आपको 3 पॉइंट्स लिखना है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस के 3 जो है वो चीजें क्या क्या है। फिर क्वेश्चन देखिए, रिजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिशिंग कंपनी। इट्स बुक on business studies for class 12 is in a great demand. Okay. As a result, the employees in the marketing department always racing against time and they have to work overtime and on holidays as well to cater to the demand. Okay. ये कंपनी है जो बुक पब्लिशिंग का काम करती है, क्लास 12 की जो बीएसटी की बुक बनाती है, उसका मार्केट में बहुत डिमांड है। एज अ रिजल्ट द कंपनी जो है वो क्या कर रही है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है बहुत मेहनत करता है, टाइम उसके पास नहीं होता है और सारे लोग जो है ओवर टाइम करते हैं और उनके पास ऑन हॉलीडेज एज वेल टू कैटर द डिमांड, वो हॉलीडेज के दिन भी काम करते हैं। द वर्क स्ट्रेस हैज लेड टू डिससैटिस्फैक्शन। इतना वर्क स्ट्रेस है कि हमारे जो एम्प्लॉइज है उनके अंदर डिसैटिस्फैक्शन आ गया है अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में डिसैटिस्फैक्शन आ गई है। यहां पे आपसे पहला पूछ रहा है, नेम एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स टू स्टाफिंग प्रोसेस विच हैज नॉट बीन परफॉर्म्ड प्रॉपरली। यहां पे स्टाफिंग का कौन सा प्रोसेस है जो प्रॉपरली जो है परफॉर्म नहीं किया गया। ये वर्क का ओवरलोड क्यों है मेरे भाई, बताना तू। इसका मतलब यह है कि जितना इंप्लॉय चाहिए उतना इंप्लॉय इन्होंने हायर नहीं करा है, इन्होंने करेक्ट एस्टिमेशंस ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट नहीं किया है। अगर करेक्ट एस्टिमेशंस ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट किया होता तो क्या यहां पे प्रॉब्लम इनको होता, क्या इनको ओवरलोड हमारे इंप्लॉइज के साथ होता, क्या नहीं होता। तो इन्होंने जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम किया है, जो उन्होंने जो स्टेप्स बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, वो है करेक्ट एस्टिमेशंस ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। इन्होंने मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन ही नहीं करा है, और मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन करेंगे और जितना हमारे पास इंप्लॉइज हैं उनको जो है वो कंपेयर करने के बाद कि भैया हमें चाहिए कितना, हमारे पास है कितना, और बाकी इंप्लॉइज को हायर करेंगे, तो ये काम इन्होंने नहीं किया है। तो ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कर रहे हैं कि इन्होंने जो है करेक्ट एस्टिमेशंस ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट वाला जो स्टेप है उसको फॉलो नहीं किया है। And also explain the immediate next step in the process of staffing. करेक्ट मैन पावर रिक्वायरमेंट करने के बाद आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप जो है वो रिक्रूटमेंट का होता है। जैसे ही आपको सबसे याद करिए, हमारा जो स्टाफिंग का पहला स्टेप से ये है कि भैया करेक्ट मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपको कितने इंप्लॉइज चाहिए, और दूसरा स्टेप होगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कहने का मतलब आइए हमारे यहाँ जॉब पोजीशन से हमारे यहाँ एप्लीकेशन दीजिए, लोगों को रिक्रूट करेंगे। तो ये जो होगा ये दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। स्टेप नंबर 1 में जो है करेक्ट एस्टिमेशंस ऑफ मैन पावर इग्नोर किया गया है, और स्टेप नंबर 2 में जो है रिक्रूटमेंट का है उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है जी, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट एनी 3 फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का 3 फंक्शंस लिखना है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, 3 फंक्शंस लिखना है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज जो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपने शेयर्स परचेज किया है तो शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करना है, तो जाकर स्टॉक एक्सचेंज में ही कन्वर्ट करेंगे। तो स्टॉक एक्सचेंज पहला जो काम करता है वो क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। आपके जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, फाइनेंशियल एसेट्स हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इनका पहला आप कह सकते हैं फंक्शन है। दूसरा है स्टॉक जो है आपका, जो स्टॉक मार्केट जो है वो मैकेनिज्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यूएशन थ्रू द, ये स्टॉक मार्केट जो है प्राइस डिटर्मिनेशन करता है। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल एसेट्स। कैसे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डिमांड और क्या होता है, सप्लाई, और जहां डिमांड एंड सप्लाई होगा वहां प्राइस भी क्या होगा, डिटरमाइन होगा, चाहे वो अप होगा या चाहे क्या होगा, लो होगा। तो ये जो है दूसरा काम जो करता है प्राइस डिटर्मिनेशंस का भी करता है। ये प्राइस डिटर्मिनेशंस का भी हमारा स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। फिर जो है वो क्या करते हैं, ये जो है स्टॉक मार्केट जो है इंश्योर वाइडर सेल्स ओनरशिप, ये जो है लोगों को ओनरशिप दिला रहा है। इक्विटी कल्ट बढ़ा रहा है, इक्विटी कल्ट आपके बुक में लिखा होगा इक्विटी कल्ट, ये इक्विटी कल्ट बढ़ा रहा है। इक्विटी कल्ट मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल हैं आज के टाइम में स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ओनरशिप का जो है वो दायरा वो बढ़ रहा है। आज मैक्सिमम लोग जो है ओनरशिप, कंपनीज को ओनरशिप होल्ड कर रहे हैं। तो ये जो है 3
एनी फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज यहां पे आएगा। फिर और में क्वेश्चन है, स्टेट द फर्स्ट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। यहां पे जो है ट्रेडिंग प्रोसीजर्स लिख देना है आपको। ट्रेडिंग प्रोसीजर्स याद करिए, आपके बुक में लिखा होगा ट्रेडिंग प्रोसीजर्स, उसमें लिखना है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर्स में क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 में क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको ब्रोकर के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर जो है आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर ट्रेडिंग प्रोसीजर में पहला क्या है, ब्रोकर सेलेक्ट करिए, भैया कौन से ब्रोकर से आप सेल एंड परचेस करना चाहते हैं। दूसरा ये है, उसके साथ आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट खोलने के बाद तीसरा स्टेप्स के अंदर जो है आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे कि परचेस करना है। ये 3 स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर देना है, ये 3 स्टेप्स आपको ये वाले आंसर में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का जो फॉलोइंग फीचर्स को एक्सप्लेन करिए। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, यस डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। क्यों डायरेक्टिंग जो है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस, मोटिवेशन, लीडरशिप के थ्रू जो है काम को एक्शन में डाल के लेके आता है, काम को शुरू करवाता है। ठीक है, और दूसरा है डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम चलता रहेगा आपको ये कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, उनको सुपरविजन, उसको गाइडेंस, ये सब कुछ देते रहना पड़ेगा। तो ये जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है, और ये इनिशिएट एक्शन स्टाफिंग करने के बाद जैसी डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग कहने का मतलब क्या है कि अब इंस्ट्रक्शन दीजिए, लोग क्या करेगा, काम करना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो ये काम करना शुरू करने वाली बात है, इसीलिए डायरेक्टिंग को इनिशिएट एक्शन बोलते हैं। और ये कंटिन्यूअसली लगातार करते रहना पड़ेगा। जैसे काम चलता रहेगा तो उसी बीच में आपको लीडरशिप भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट भी करते रहना पड़ेगा, उनसे कम्युनिकेशन भी करते रहना पड़ेगा, उनको जो है वो आपसे उनको गाइडेंस वगैरह भी प्रोवाइड करते रहना पड़ेगा। तो ये है जी एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग में जो है डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहां पे आ रहा है डायरेक्टिंग जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस आ गया। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, और लीजेस फेयर के अंदर क्या होता है। ऑटोक्रेटिक में मैंने क्या बोला था, ऑटोक्रेटिक में मैंने ये बोला था कि भैया एक हमारा जो है बॉस है और वो सिर्फ सुनाएगा, वो सिर्फ ऑटोक्रेटिक तानाशाह बी, सी और डी, ये आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा, आपसे कोई भी बात नहीं करेगा, आपसे कोई जो है कंसल्टेशंस नहीं करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक। एक होता है लीजर्स फेयर। लीजर्स फेयर में क्या होता है कि ए, बी, सी और डी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय आपस में जो है इंटरेक्शन करेंगे, एम्प्लॉय आपस में इंटरेक्शन करेंगे। जो आपका लीडर जो होगा ना, लीडर वो अलग रहेगा, वो छोड़ देगा कि भैया एम्प्लॉय को कि भैया जो करना है जैसे करना है तुम लोग समझो, हम जो है बस देखेंगे, नजर लगाएंगे, हम कुछ डिसीजंस मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो उसको हम लोग जो है लीडरशिप बोलते हैं। कौन सा लीडरशिप बोलते हैं, लीजर्स फेयर। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, कभी कभी लीडर को अगर लगे कि नहीं हमारा सबऑर्डिनेट जो है वही बहुत एक्सपर्ट है, वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, तो लीडर को बिल्कुल साइड हो जाना चाहिए और वहां पे सबऑर्डिनेट जो है उस काम को अच्छे से करेगा। तो इसको बोलते हैं लीजर्स फेयर लीडरशिप स्टाइल, और इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, जहां पे एक जो है लीडर है और वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो सिर्फ क्या दे रहा है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। ठीक है, वहां पे आपको कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है, कोई भी आपसे कंसल्टेशन नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन लगातार दिया जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये हमारा लीजर्स ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन भाई, स्टेट एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यूज करेंगे तो उसका क्या क्या लिमिटेशंस आएगा। सबसे बड़ा लिमिटेशंस ये आएगा कि जो है यंग ब्लड नहीं आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगी कि भैया इंटरनल सोर्स यूज करने से यंग ब्लड नहीं आएगा, नए लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपके जो इंटरनल एम्प्लॉय है वो लेथार्जिक हो जाएंगे, एक प्रॉब्लम ये भी आएगी। और आपके जो है इंटरप्राइजेस कैन नॉट बी यूज इंटरनल सोर्सेज। अगर देखिए ध्यान सुनिए, सबसे पहली बात है यंग ब्लड आपके यहां नहीं आएगा, क्योंकि आप बाहर से फ्रेश इंप्लॉय अभी जो है, अभी मान लो पढ़ाई करके निकला, यंग ब्लड नहीं आएगा, पुराने इंप्लॉय से ही काम चलाएंगे। दूसरा, आपका जो इंप्लॉय है ना वो
एम्प्लॉय जो ओल्ड एम्प्लॉय है, जो आपके पुराने एम्प्लॉयज है, वो लेथार्जिक हो जाएंगे, वो जो है वो थोड़ा मतलब क्या सुस्त हो जाएंगे ना। ठीक है कि ठीक है भाई, कोई बाहर से तो आदमी आता नहीं है, जैसे काम चल रहा है चलन दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो ये एम्प्लॉय जो है वो आपके लेथार्जिक हो जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, ये है लिमिटेशंस यहाँ पे आएगी। और एक लिमिटेशंस ये भी आएगा कि ये जो है इंटरनल सोर्स के लिए, इंटरनल जो है न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सोर्स सुटेबल नहीं है, क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशंस को ऑब्वियसली एक्सटर्नल से ही लाना पड़ेगा। वो इंटरनल से कहां से एम्प्लॉय लाएगा, मतलब अपने पास एम्प्लॉय है ही नहीं, तो वो कहां से लाएगा। तो ये जो है न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है यंग ब्लड बिल्कुल नहीं आएगा, वो जो पुराने लोग हैं लेथार्जिक हो जाएंगे। न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये जो है सुटेबल नहीं है। और एक नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि एक और इसका जो है वो फायदा लिमिटेशंस ये हो सकता है कि भाई साहब जो है अगर आप इंटरनली लोगों को इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, जो है कॉम्पिटिशन्स की जो, हाँ या कह सकते हैं कॉम्पिटिशन की जो भावना है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो हैम्पर हो जाएगी। इन द सेंस आपस में पुराने लोग ही काम करेंगे, तो आपस में एम्प्लॉयज़ के बीच में कंपटीशन नहीं होगा। अगर ओल्ड लोग, पुराने लोग और नए लोग, दोनों लोग अगर कंपनी में आते हैं तो दोनों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। बट अगर पुराने लोग को ही आप इस्तेमाल करेंगे तो कंपटीशन की भावना ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगी। तो ये आपको यहाँ पे 4 ऐसे लिमिटेशंस आपको लिख देने हैं, 4 लिमिटेशंस को आपको एक्सप्लेन कर देने हैं, आपका काम आसान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर। इसका भी एक और करके क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 कॉमनली यूज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। 4 ऐसे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट बताइए एम्प्लॉइज फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक्सटर्नल सोर्स के 4 सोर्सेज बताइए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के 4 तरीके बताइए। एक जो है वो कैंपस प्लेसमेंट है, कैंपस में जाके प्लेसमेंट कर सकते हैं। एक एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। एक जो होता है वो क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, वॉक इन इंटरव्यू इंस्टेंट जो है आप लोगों को जो है जॉब पे बुला सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू करवा सकते हैं उनसे, ठीक है। कैजुअल कॉलर हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जा सकते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी से लोगों को हायर कर सकते हैं। तो ऐसे आपके पास कॉमनली यूज सोर्सेज जो है वो ऐसे हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एजेंसी जो है वो वहाँ से कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लोगों को हायर कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू करवा सकते हैं, वॉक इन जो है लोगों को जो है सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसको बोलते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। तो ये आपके पास ये 4 जो है तरीके हो सकते हैं जहाँ से आप अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशंस में इन करवा सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 ऐसे जो है सोर्सेज आपको लिख देना है, आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन केस स्टडी का आते हैं। केस स्टडी में थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ता है, ध्यान सुनिएगा इधर। मिस्टर अक्षय, a 20 years old college student, purchased a book online from XYZ Limited, ठीक है। and when it was delivered, जब वो डिलीवर हुआ, he noticed that there was a no MRP mentioned on it. okay, एक आदमी है, एक लड़का है, अक्षय 20 साल का है, उसने ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट है, उसने एक किताब परचेज किया ऑनलाइन और वो किताब जो है उसको डिलीवर भी हो गया, बुक्स डिलीवर भी हो गया। बट उसने नोटिस करा कि उस बुक के ऊपर जो है कोई भी MRP मेंशन नहीं किया हुआ है। He browsed his internet and found that the book was sold at different prices in different places. उसने देखा कि भैया अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग जो है लोगों को अलग अलग प्राइजेस पे बेचा जा रहा है। He filed a case in the district forum against the publishers. उसने पब्लिशर के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया कि भैया आपके बुक पे जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं लिखा हुआ है। The court held in favor of अक्षय, कोर्ट ने अक्षय के फेवर में जो है वो कह सकते हैं वर्डिक्ट दिया और अक्षय को 10,000 का कॉम्पनसेशन दिया गया। ओके, अब यहां से पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द कंज्यूमर राइट्स वायलेटेड इन द अबव केस। ये कौन सा राइट्स कंज्यूमर का वायलेट किया गया? यहाँ पे एक कंज्यूमर का राइट है जिसको बोलते हैं राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। हमें भाई प्रोडक्ट के बारे में सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके प्राइस के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, पब्लिशर्स के बारे में, सारे इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारा अधिकार है। और उन्होंने उस बुक पे जो है प्राइस ही नहीं लिखा, तो इस अगर बुक पे उसने प्राइस नहीं लिखा, इसका मतलब जो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, जो हमारा एक राइट है कंज्यूमर्स का, वो यहां पे वायलेट किया गया। ठीक है, वो यहां पे वायलेट कर दिया गया। तो ये चीजें आपको यहां पे लिखनी है। और दूसरी बात है, नेम एंड एक्सप्लेन द राइट एक्सरसाइज बाय द अक्षय। अक्षय ने कौन सा राइट को एक्सरसाइज किया? वो है सिक रिड्रेसल। राइट ऑफ क्या है? राइट टू सिक रिड्रेसल। अगर आपको जो है कोई भी लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, तो उस केस में जो है आप कंज्यूमर जो आपके पास राइट है रिलीफ का,
केस करने का वो अधिकार है, वो अधिकार का अक्षय ने यूज करा और उन्होंने जो है राइट टू सीक रिड्रेसल का अधिकार को उसने इस्तेमाल करा, और जो यहाँ पे वायलेट किया गया वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ये यहाँ पे दोनों पॉइंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजंस ऑफ द कंपनी। कंपनी के डिविडेंड डिसीजंस को कौन कौन अफेक्ट करता है, टैक्सेशन पॉलिसी कैसे अफेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। अगर टैक्स बहुत ज्यादा है डिविडेंड पे लगा हुआ है, उस केस में डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, कम डिक्लेयर किया जाएगा। अच्छा, कैश फ्लो पोजीशन अगर कंपनी की अच्छी है, गुड है, तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। कैश फ्लो पोजीशन कंपनी की बैड है, अच्छी नहीं है, तो डिविडेंड कम मिलेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर कैश रहेगा तो, क्योंकि डिविडेंड अगर देंगे तो उससे कैश आउटफ्लो होता है। क्या होता है, कैश आउटफ्लो होता है, कैश को आउटफ्लो किया जाता है, मतलब कैश हमारा बाहर जाता है, ठीक है। और यहां पे जो है आपका बैड अगर हुआ, कैश है ही नहीं, तो भैया कैश है ही नहीं तो भैया आउटफ्लो कैसे करेंगे, तो यहां पे डिविडेंड जो है कम डिक्लेयर करेंगे। बैड में कम, गुड में ज्यादा। और यहां पे टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर अगर टैक्स डिविडेंड पे ज्यादा लगाया हुआ है सरकार ने तो डिविडेंड कम डिक्लेयर करेंगे, अगर डिविडेंड पे टैक्स सरकार ने कम लगाया हुआ है तो डिविडेंड ज्यादा डिक्लेयर करेंगे। ये यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन ये आएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजंस ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 में क्या बातें की गई है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इधर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन हाईलाइटेड इन द अबव केस। डिपार्टमेंट ए जो है वो क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए इधर। डिपार्टमेंट ए हैज सेंड अ इनकोडेड मैसेज टू डिपार्टमेंट बी थ्रू इंटरनेट। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनेट हियर। यहां पे इंटरनेट का कौन सा रोल है, इंटरनेट का रोल है ये है, इंटरनेट यहां पे एज ए व्हाट, क्या काम कर रहा है। इंटरनेट जो है यहां पे एज अ मीडिया काम कर रहा है, ठीक है। एक इनकोडेड मैसेज डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को भेजा है, तो यहां पे इंटरनेट के थ्रू भेजा है। तो इंटरनेट जो है यहां पे एज ए सोर्स ऑफ मीडिया, कैसे भेजा जाएगा मैसेज, तो एज ए सोर्स ऑफ मीडिया यहां पे इंटरनेट को यूज किया गया है, तो ये आंसर यहां पे एज ए सोर्स ऑफ मीडिया होगा। दूसरा, Madhur is making gesture so that he can send a message to Ranveer. What is Madhur doing here? Madhur is making gesture. आप gesture मेड कर रहे हैं, आप gesture मेड करने का मतलब होता है इनकोड कर रहे हैं। Madhur is making gesture so that he can send a message. जैसे मान लो सामने कोई बंदा खड़ा हुआ है और मैं गुस्से वाला gesture कर रहा हूं, मतलब हमने मैसेज क्या कर दिया, उनको इनकोड करके भेज दिया, उनको समझ में आ गया कि मैं गुस्सा हो रहा हूं। मैं ऐसा जेस्चर दिखा रहा हूं कि मैं बहुत हैप्पी हूं, मतलब हमने सामने वाले बंदों को मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि आई एम हैप्पी। इन द सेंस वर्ड कि यहां पे जो काम चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है, इनकोडिंग का चल रहा है। हम गेस्चर बना करके हम मैसेज को क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, और हमारा गेस्चर को देख करके जिसको मैसेज हमने सेंड करा उसने उस मैसेज को डिकोड कर दिया। फिर रणवीर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैसेज सेंड बाय द मधुर बाय रीडिंग हिज जेस्चर। हाँ, जेस्चर को रीड कर रहा है। व्हाट इज रणवीर इज डूइंग, डिकोड कर रहा है। ये क्या कर रहा है, डिकोड। मैंने जेस्चर बनाई तो इनकोड किया, और इसने जेस्चर को समझ लिया तो डिकोड करा, यहां पे डिकोड कॉन्सेप्ट होगा। फिर है, कमेश पिक्स अप हिज फोन एंड फाइंड्स अ मैसेज ऑन इट, ही रीड्स द मैसेज केयरफुली। व्हाट इज द रोल ऑफ द कमेश हियर। यहां पे कमेश जो है पिक द अप द फोन को पिक किया और वो मैसेज को फाइंड आउट किया और उसने मैसेज को रीड किया। व्हाट इज द रोल ऑफ कमेश, रोल कमेश जो यहां पे क्या है, रिसीवर है। क्या है, रिसीवर। मैसेज में क्या बन गया, ये रिसीवर बन गया, क्योंकि कमेश को मैसेज भेजा गया तो कमेश बिकम द रिसीवर ऑफ द मैसेज, तो ये यहां पे रिसीवर बन जाता है। ये यहां पे कम्युनिकेशन के 4 पॉइंट्स थे। एक जो था हमारा वो था कि हमारा मीडिया क्या है, एक है इनकोडिंग, दूसरा डिकोडिंग, और चौथा जो है वो रिसीवर। दीज आर द एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशंस में होते हैं, वो एलिमेंट्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। वो चीजें हमने आपको भी यहाँ पे डिस्कस करी क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 30। अरे देखो कितना आसान होता है क्वेश्चन, कितना फटाफट तो सॉल्व कर दे रहा हूं मैं यार, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर क्या है, देवाल आचार्य आफ्टर एक्वायरिंग बैचलर्स डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है। ज्वाइन हिज फादर चेन्स ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ठीक है जी, इन अहमदाबाद, ठीक है। बीइंग ए यंग एंड enterprises, he suggested his father to add a non new sections of vegetarian bakery.
उसने, ध्यान सुनो क्या है, एक धारवाल आचार्य एक आदमी है, आफ्टर अक्वायरिंग अ बैचलर इन डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट, उसने होटल मैनेजमेंट के अंदर डिग्री लेने के बाद ज्वाइंड हिज फादर चेन ऑफ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, उसने जो है अपने फादर के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट को चेन को ज्वाइन किया। ठीक है, ओके, यहां तक तो ओके, अहमदनगर के अंदर। ठीक है, बीइंग अ यंग एंड इंटरप्राइजेस, वो यंग इंटरप्राइजेस था, ही सजेस्टेड हिज फादर टू ऐड अ न्यू सेक्शंस ऑफ वेजिटेरियन बेकरी, उसने जो है अपने फादर को सजेस्ट किया कि भाई बेकरी का भी काम कर लेते हैं, रेस्टोरेंट तो है ही, वेजिटेरियन बेकरी का काम कर लेते हैं, विच रिक्वायर अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 करोड़, जिसमें 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगेगा। हिज फादर मिस्टर Ariket Acharya suggested him to take the decision which cautions and understood everything comprehensively as a bad decisions may damage the financial fortune of the business। अब ये इन्वेस्टमेंट हो रहा 5 करोड़ का, ये इन्वेस्टमेंट कैसा इन्वेस्टमेंट है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ध्यान सुनिएगा इधर, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अगर गलत हो गया तो वो आपके कंपनी को लॉस में डाल देगा, कंपनी को फॉर्च्यून बर्बाद कर देगा, कंपनी को बर्बाद करके रख देगा। आइडेंटिफाई डिसीजन सजेस्टेड बाय द मिस्टर अखिलेश आचार्य, state the giving any 3 reasons as why the must have the advise him to so that take the decisions with caution। ये क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो रहा है यहाँ पे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले ये 3 कॉन्शन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं हो सकता, इट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स, ये भी है, और ये जो है ये आपके कंपनी को, अपने कंपनी को हेवी लॉसेस के अंदर डाल सकता है। तो ध्यान सुनिएगा, यहां पे जो चल रही है डिसीजंस, वो चल रही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस चल रही है। यहां जो डिसीजन चल रहा है वो क्या चल रहा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन चल रहा है। और यहाँ पे जो डिसीजंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि ये डिसीजन जो है इरिवर्सिबल है। ठीक है, ये इसको आप जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार डिसीजंस ले लिए तो बहुत 5 करोड़ का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये बहुत पैसा इन्वॉल्व करता है, बहुत पैसा ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखना है आपको कि भैया ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान रखा जाता है, ये बातें लिखनी है। या लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते समय हम लोग को कॉशियस, हम लोग को थोड़ा जो है वो एकदम अलर्ट क्यों रहना चाहिए, इनकी बातें लिखना है। क्योंकि अलर्ट इसलिए क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है, और जो है ये जो है आपके कंपनी को एक मेजर लॉस दे सकता है, ये लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करेगा आपकी कंपनी को। तो ये चीजें आप यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर। समझ में आ रही बात? अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 31। एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 2 टेक्निक, मेथड स्टडी कर लो, मोशन स्टडी कर लो, और टाइम स्टडी कर लो। मोशन स्टडी मतलब क्या होता है? हम जो है अपने कंपनी के अंदर क्या करते हैं, अपने कंपनी के अंदर जो है फैक्ट्री एरिया के अंदर जो है जितने भी वर्कर्स है उसके वर्कर के मोशंस को रीड करते हैं। उसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, उसके लिए मोशंस कैमरा लगाते हैं, और उनके जो मूवमेंट है उसके मूवमेंट को क्या करते हैं, रीड करते हैं। और मूवमेंट में से जो है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट जो होता है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, उस मूवमेंट को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उस मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उस मूवमेंट को आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं मोशन स्टडी, राइट? इसको मोशन स्टडी बोलते हैं। दूसरा है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब क्या होता है कि भैया जो काम हो रहा है, वर्क किया जा रहा है, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, इस चीज़ों का स्टडी करते हैं। टाइम एंड कॉस्ट स्टडी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होता है हमारा। टाइम स्टडी कहने का मतलब क्या है, किसी को काम करने के लिए कितना एग्जैक्ट टाइम लग रहा है। मान लो कोई जॉब है, उस जॉब को करने के लिए कितना लेबर आवर्स लग रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, उस काम को कई एवरेज वर्कर से करवाते हैं, टोटल टाइम टेकन निकालते हैं, उसको नंबर ऑफ वर्कर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एवरेज टाइम टेकन निकल जाता है, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है। तो स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टाइम स्टडी करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम पता चलेगा तभी जो है कितने लेबर हायर करने हैं, उस पर कितना कॉस्ट आएगा, ये सारे कैलकुलेशंस हम लोग कर सकते हैं। तो टाइम स्टडी करने का मतलब ये होता है कि एक काम को, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितने जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कितने लेबर कितने समय लग रहे हैं, एक जॉब को, एक पार्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम हमें देना पड़ रहा है, उसको हम लोग टाइम स्टडी बोलते हैं।
मेथड स्टडी में क्या होता है, बेस्ट वे, किसी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना, बेस्ट मेथड ढूंढना, इसको हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी। उसके अंदर जो है ये सारे चीज किया जाता है। डूइंग द बेस्ट मेथड, फाइंडिंग आउट द बेस्ट मेथड टू परफॉर्मिंग द ईच एंड एवरी जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करने के जो सबसे बेस्ट मेथड है, वो बेस्ट मेथड फाइंड आउट करने की हम लोग यहां पे कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड स्टडी। क्या बोलते हैं जी, मेथड स्टडी। ये क्वेश्चन भी डन हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस के बीच में डिफरेंसेस, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में जो है एक डिफरेंसेस लिखना है। डिफरेंसेस में क्या, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है कि भैया आप जो ऑर्डर लेंगे वो एक ही बॉस से लेंगे। वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस मतलब होता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ऑर्डर विल बी रिसीव्ड, यहां पे क्या होगा, ऑर्डर विल बी रिसीव फ्रॉम वन बॉस ओनली बाय सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट जो है एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करेगा। और यहां पे है कि ऑल पीपल वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन सबका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब वन यूनिट, वन प्लान, वन बॉस, ये वाले कॉन्सेप्ट पे हम लोग यहाँ पे चलेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, इट प्रिवेंट ड्यूअल सबऑर्डिनेशन, यहाँ पे ड्यूअल सबऑर्डिनेशन को प्रिवेंट करता है और ये सारे लोगों को ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को प्रिवेंट करता है। इट अफेक्ट इंडिविजुअल एम्प्लॉय एंड इफेक्ट इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है और ये पूरे के पूरे इंटायर ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है। तो ये हमारा क्वेश्चंस डील हो गया। नेक्स्ट, इसमें और है, एक्सप्लेन टू प्रिंसिपल्स ऑफ फेओल फ्रॉम द फॉलोइंग। टू प्रिंसिपल कर दीजिए। एक है डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या कहता है कि ईच एंड एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन, चाहे वो सीनियर हो या सबऑर्डिनेट्स हो, सारे लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिसीज बनी हुई है वो उसको फॉलो करेंगे, ये मैंडेटरी है। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी और एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जा सकता है, उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। एक है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है, ध्यान सुनना, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये कहता है कि आपको जो है हर जो है चीज़ों का, हर एक चीज़ों का, जैसे रॉ मटेरियल्स है, टूल्स है, मशीन्स है, उसका एक अपना प्लेस होना चाहिए। हर एक इंसान जो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका अपना एक प्लेस होना चाहिए। और हर वो चीज़ और हर वो इंसान जो उस जगह पे काम कर रहा है वो उसी प्लेस पे होना चाहिए। यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्डर का मतलब यही होता है कि देयर इज ए प्लेस फॉर, देयर इज अ सेपरेट, या देयर इज ए कह सकते हैं स्पेशल प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीथिंग। हर चीज का अपना एक पार्टिकुलर प्लेस होना चाहिए और वो चीजें उसी पार्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव, ये कहता है कि भैया आप अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करिए, इनिशिएटिव लेने का मौका दीजिए, आप उनको अपने तरीके से काम करने का मौका दीजिए, जिससे कि क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स अपने तरीके से काम करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा और हो सकता है कि उसके पास से बेटर तरीका है परफॉर्म करने का, तो वो चीज़ें भी यहाँ से निकल के आएगी। तो आपको यहाँ पे तीनों प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कर देना है। उसके अगर आपको एडवांटेज वगैरह लिखने हैं तो एडवांटेज भी आप लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द contributions made by FW Taylors and the Henry Fayol as an 3 basis। इन्होंने जो है दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है, दोनों का क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारा सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे लोग हैं, इनके क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे बड़ी यहाँ पे अगर कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो हेनरी फेओल के कंट्रीब्यूशंस, दोनों के डिफरेंशिएट कर दीजिए। हेनरी फेओल में क्या है, हेनरी फेओल जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है और टेलर जो है वो शॉप फ्लोर फैक्ट्री की बात करता है। एक जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड को बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, और एक यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करवा देता है, ठीक है। एक जो है वो अप्लीकेबिलिटी की बात करें, ये यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, बट ये फिर सिर्फ फैक्ट्री में अप्लीकेबल होगा, ध्यान रखिएगा। एक जो है मैं कर ही देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। एक है फेओल साहब है, और एक है हमारे कौन से, FW टेलर साहब। FW टेलर साहब, ध्यान से सुनिएगा इनका क्या काम है। फेओल साहब क्या कहते हैं, फेओल साहब जो है, ध्यान सुनना,
फेओल साहब जो है इनका काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इनका टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए प्रिंसिपल्स बनाते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या प्रिंसिपल्स करेगा। जो डब्ल्यू टेलर साहब है ये जो है फैक्ट्री एरिया, आई मीन जिसको फ्लोर एरिया बोल सकते हैं, फ्लोर एरिया के लिए जो है वो ये इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो एक डिफरेंसेस यहाँ पे ये आया। दूसरा डिफरेंसेस यहाँ पे ये आ रहा है कि एक जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड को बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड, यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड, यूनिटी ऑफ कमांड शुड बी फॉलोड। यहाँ पे बोलते भैया ये यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। और दूसरे कंडीशन में क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ जो कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड वो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कई सुपीरियर मिल करके एक वर्कर पे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड का यहाँ पे वायलेशन हो जाता है। ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। फिर यहाँ पे अप्लीकेबल की बात करते हैं, ये यूनिवर्सली अप्लीकेबल होगा, हर जगह पे अप्लाई होगा, यूनिवर्सल अप्लीकेबल, यूनिवर्सल अप्लीकेबल हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लीकेबल होगा। बट ये जो है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर अप्लीकेबल होगा, इन द सेंस ये जो है फैक्ट्री एरिया के लिए होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस के लिए होगा। इनका जो है फॉर्मेशन जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे है, इनका जो है वो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन पे है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन फोकस है, इनका प्रोडक्शन फोकस है। तो ये जो चीज़ें हैं डिफरेंसेस है फेओल और हेनरी फेओल और टेलर्स के बीच में। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय अ मैनेजर बिफोर इवैल्यूएटिंग ऑल पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन द प्लानिंग प्रोसेस, राइट। Explain the steps that are required to be performed by managers before evaluating all possible course of action in the planning process. प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जो है ऑल पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस निकालने से पहले आपको जो है दो चीजें करनी पड़ेगी। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का जो पहला काम है वो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना। और दूसरा जो है वो क्या है, प्रोमाइसेस डेवलप करना, प्रोमाइसेस डेवलप करना। तो सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, ये जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। और ये जो आपने जो टारगेट सेट किया है, ऑब्जेक्टिव बनाया है, उस ऑब्जेक्टिव का क्या बेस है, बेस उसका क्या है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमाइसेस डेवलप करना। कि भाई प्रमाइसेस बेस क्या है, वो आपने जो बोला सेल्स हमारा 20,000 करोड़ से बढ़ेगा, तो कैसे बढ़ेगा, क्या बेस है उसका। आपका बेस ये हो सकता है कि सेल मेरा 20,000 करोड़ से बढ़ेगा ऐसे कि भैया ये जो है हमारे लोगों का इनकम बढ़ रहा है, या हमारे कह सकते हैं कि हमारी सरकार जो है इस चीज़ों को, प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट कर रही है। तो ऐसे में आपको एक बेस बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, वहां पे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तीसरा में क्या करेंगे, आप ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कैसे कैसे अचीव किया जा सकता है। फिर ईच कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ऑप्शंस हमारे लिए बेटर है। तो ये है हमारा कि भाई साहब ये चीजें आप करना होगा। और में यहां पे क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन द हाउ प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग जो है ओवरलैपिंग, क्योंकि सब कुछ प्लान होता है, पहले से सब कुछ प्लान होता है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब कुछ प्लान होता है। तो ओवरलैपिंग नहीं होता, कोई काम छूटेगा नहीं, कोई काम जो है एक ही काम डबल बार नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा एक जो है रिड्यूस करता है कि ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज कम कर देता है। ये स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग जो है ये बताता है हमको करना क्या है। तो जब कंट्रोलिंग में हमें पता चला करना क्या था, तो वो एज ए स्टैंडर्ड्स हमारे लिए काम करता है प्लानिंग। और फिर क्या है, ये डिसीजंस मेकिंग फैसिलिटेट, ये जो है मैनेजर्स के अंदर डिसीजंस मेकिंग एबिलिटी क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो ये तीन जो है प्लानिंग को एक्सप्लेन करना है आपको, तीनों जो है वो इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आइए क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, रीड द स्टेटमेंट गिवन पॉइंट 1 and 2, आंसर द क्वेश्चन। पहला, tea is produced in Assam but carried to the customer not only in this state but also in the other parts of the country। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट ये है, हाँ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग दैट इनेबल्स द मार्केटर्स टू अचीव द गोल। Enumerates any two factors that marketers should be kept into consideration in order to analyze the identified needs। ध्यान से सुनिएगा इधर, यहां पे क्या है, पहला क्या है, रीड द स्टेटमेंट गिवन इन पॉइंट 1 and पॉइंट 2। पॉइंट 1 के अंदर स्टेटमेंट रीड करिए और पॉइंट 2 के अंदर स्टेटमेंट रीड करिए। ठीक है, और फिर जो है हमें बताइए, द टी इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम बट इन कैरिड आउट टू द कस्टमर नॉट ओनली इन दिस स्टेट बट आल्सो इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। यस, ठीक है, ये बात सही है।
आइडेंटिफाइड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पे मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन डील किया जा रहा है? यहाँ पे मार्केटिंग का जो फंक्शन डील किया जा रहा है वो फंक्शन है हमारा, वो जो फंक्शन डील किया जा रहा है वो है कि भैया ट्रांसपोर्टेशन का, कि ये प्रोडक्शन तो आसाम में हो रहा है बट उसका जो सब जगह पे जो है उसका सेल होता है। तो पहला जो फंक्शन डील किया जा रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन की डील की जा रही है। और दूसरे के अंदर जो है enumerate any two factor that marketers should be kept in consideration in order to analyze the identified needs। यहाँ पे दो फैक्टर्स ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया जो है should be taken into the consideration analyze the marketing needs, कि भैया हमारा कस्टमर जो है वो क्या चाहता है, वो कस्टमर कौन सा कैसे चाहता है कि वो हमारे तक चीज़ों पहुंच सके, वो डायरेक्ट पहुंचाना चाहता है, आई मीन डायरेक्टली आप वो चाहता है पहुंचाना, या जो है वो बीच में मिडिल मैन के थ्रू पहुंचाना चाहता है। तो ये बातें यहाँ पे आपको बेसिकली लिखना है कि यहाँ पे जो है उनका क्या एक्सपेक्टेशन होगा। तो ये था हमारा 1 और 2 क्वेश्चन डील कर लिया हमने। अब हमारा जो है 2 का, पैडी इज ग्रोन ड्यूरिंग द समर, ये समर सीजन में ग्रोन होता है एंड डिमांड जो होता है पूरे साल होता है। तो नेम द स्टेट ऑफ फंक्शन, यहाँ पे जो मार्केटिंग फंक्शन है वो वेयर हाउसेस का फंक्शन की बात की जा रही है, वेयर हाउसेस की बात की जा रही है। अ स्टेट एनी गिविंग 2 रीजंस एज वाई द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन इज इंपॉर्टेंट। वेयर हाउसेस का जो फंक्शन है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे वेयर हाउसेस जो है डिटरमाइन करता है कि भैया कैसा वेयर हाउसेस होगा, वो मार्केट के नज़दीक होगा या जो है प्रोडक्शन एरिया के नज़दीक होगा, क्या वेयर हाउसेस कैसा चाहिए, रेंट पे लेंगे या जो है खरीदेंगे या लीज करवाएंगे, वेयर हाउसेस में क्या करना है। वेयर हाउसेस में मेजर डिसीजंस 2 होता है कि उसका एरिया क्या होगा, मतलब मार्केट के नज़दीक होगा या प्रोडक्शन हाउस के नज़दीक होगा, और दूसरा होता है कि रेंट पे लेंगे या उसे हम परचेज करेंगे। तो ये 2 मेजर डिसीजंस आप वेयर हाउसेस के डिसीजंस के अंदर लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ध्यान रखिएगा। Diligent developers, a website design company in Bangalore, is a startup initiative of Mr. Maniraj which aims to achieve a profit margin of 10% in its first year। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर में वो 10% प्रॉफिट मार्जिन अचीव करना चाहता है। स्टार्टअप कंपनी है वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। मनीराज जो है अपॉइंटेड मिस्टर अद्वैत एज द डिजिटल मार्केटर हेड्स, ठीक है, उन्होंने अद्वैत को डिजिटल मार्केटिंग हेड्स की तरह अपॉइंट किया है। मिस्टर खियास एज द हेड ऑफ द बैकएंड डिपार्टमेंट, मिस्टर कियास जो है एज द हेड ऑफ द बैकएंड डिपार्टमेंट का वो हेड है। एंड मिस्टर निर्वेद हेडेड द ग्राफिक्स डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाया और सबका हेड बनाया हुआ। सिंस ईच हेड वाज स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक जॉब। अच्छा ठीक है जी, समझ गया। इट रिजल्टेड इन द इंक्रीज इफिशियंसी, ये जो है इट रिजल्टेड इन, ये सारा काम जो है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए किया जा रहा है। हाउएवर problems arises when Mr. Advait started considering a group objective superior to the organization। Okay, objective and stopped exchanging information। उन्होंने जो है अपना जो डिपार्टमेंट है उसको जो है वो सब कुछ समझ लिया और फिर वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना बंद कर दिया। मिस्टर क्यास एंड मिस्टर निर्वेद, द कंपनी हेड द बियर द ब्रंट ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई एंड वाज अनेबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव अचीव इनका नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाइड एंड स्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडॉप्टेड बाय द कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बनाया है? डिपार्टमेंट में अगर चेंज किया है तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल स्ट्रक्चर है। तो आपको सिंपल फंक्शनल स्ट्रक्चर लिख देना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिर पूछ रहा है स्टेट 2 बेनिफिट्स ऑफ द 2 लिमिटेशंस ऑफ द आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ये 2 बेनिफिट्स लिखना है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का बेनिफिट्स ये है, स्पेशलाइजेशन आएगा, ये बेनिफिट ये है। दूसरा ये है कि भैया कोऑर्डिनेशन करना आसान होगा, ये बेनिफिट्स आएगा। ठीक है, लिमिटेशंस क्या आएगा कि भैया एक ही पार्टिकुलर चीज में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, और लिमिटेशन ये भी आएगा कि आपस में क्लासेस भी हो सकता है, आपस में झगड़े भी हो सकते हैं। ये आपको यहाँ पे लिमिटेशंस लिखने पड़ेंगे और यहाँ पे एडवांटेज लिखने पड़ेंगे। अगर ये चीज आप लिख देते हैं आपका आंसर डन हो गया और आपको यहाँ पे जो है अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये था हमारा पूरा का पूरा जो आपका ऐसा क्वेश्चंस आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से, इस अप्रोच से डील करना है, इस माइंड से आपको डील करना है। अगर आप डील करते हैं तो आप क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग आएंगे तो एक और सैंपल के साथ आएंगे, सैंपल नंबर 2, उसका भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। तो ऐसे अगर सैंपल 2-3 सैंपल हम लोग डील कर लेंगे तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एग्जाम का पैटर्न भी पता चल जाएगा, कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो वैसे वैसे सवाल हम लोग अपना तैयार करके रखेंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा सैंपल नंबर 1। हम लोग सैंपल 2-3 भी लेकर के आएंगे, पता
दो तो पक्का करवाएंगे कि 2 सैंपल तो पक्का करवाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर तीसरी की जो रिक्वायरमेंट हुई तो हुई, नहीं तो फिर 2 सैंपल इज मोर देन इनफ, राइट। चलिए फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में अगले सैंपल के साथ। थैंक यू सो मच।